बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक विशाल बरगद के पेड़ पर कौवे रहा करते थे। उसी पेड़ पर कौवों का राजा मेघवर्ण भी रहता था। बरगद के पेड़ के पास ही एक पहाड़ी थी जिसमें असंख्य गुफाएं थीं। उस गुफाओं में उल्लू निवास करते थे। उनका राजा अरिमर्दन था। अरिमर्दन बहुत परिक्रमी राजा था। कौवों को तो उसने उल्लुओं का दुश्मन घोषित कर रखा था। उसे कौवों से इतनी नफरत थी कि किसी कौवों को मारे बिना वह भोजन नहीं करता था। जब बहुत अधिक कौवे मारे जाने लगे तो उनके राजा मेघवर्ण को बहुत चिंता हुई। उसने कौवों की एक सभा इस समस्या पर विचार करने के लिए बुलाई। मेरे प्यारे कौवों, आपको तो पता ही है कि उल्लुओं के आक्रमण के कारण हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। हमारा शत्रु शक्तिशाली और अहंकारी भी है। हम पर रात को हमले किए जाते हैं। हम रात को नहीं देख पाते। हम दिन में जवाबी हमला नहीं कर पाते क्योंकि वह गुफाओं के अंधेरों में सुरक्षित बैठे रहते हैं। फिर मेघवर्ण ने सयाने और बुद्धिमान कौवों से अपने सुझाव देने के लिए कहा। हमें उल्लू से समझौता कर लेना चाहिए। वह जो शर्तें रखे हम स्वीकार करेंगे। अपने से ताकतवर दुश्मन से लड़ने से क्या फायदा। हमें उन दुष्टों से बात नहीं करनी चाहिए। सब उठो और उन पर आक्रमण कर दो। शत्रु बलवान हैं। हमें यह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। अपना घर छोड़ना ठीक नहीं होगा। हम यहाँ से गए तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। हमें यहीं रहकर और पक्षियों से सहायता लेनी चाहिए। महाशय, आप चुप हैं। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। महाराज, शत्रु शक्तिशाली हो तो छल नीति से काम लेना चाहिए। कैसी छल नीति, जरा साफ साफ बताइए। आप मुझे भला बुरा कहिए और मुझ पर जानलेवा हमला कीजिए। यह आप क्या कह रहे हैं? छल नीति के लिए हमें यह नाटक करना पड़ेगा। हमारे आसपास के पेड़ों पर उल्लू जासूस हमारी इस सभा की सारी कार्यवाही देख रहे हैं। उन्हें दिखाकर हमें फूट और झगड़े का नाटक करना होगा। इसके बाद आप सारे कौवों को लेकर ऋषमुख पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर उनके विनाश का सामान जुटाऊंगा। गद्दार, राजा से ऐसी बदतमीजी से बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे कौवा समाज से निकाल रहा हूँ। अब से कोई भी इससे संबंध नहीं रखेगा। आसपास के पेड़ों पर छिपे बैठे उल्लू जासूसों की आंखें चमक उठी। उल्लुओं के राजा अरिमर्दन ने सेनापति को आक्रमण करने का तुरंत आदेश दे दिया। बस फिर क्या था, हजारों उल्लुओं की सेना बरगद के पेड़ पर आक्रमण करने चल दी, परंतु वहाँ एक भी कौवा नहीं मिला। योजना के अनुसार सारे कौवे वहाँ से पलायन कर चुके थे। नीचे झाड़ियों में गिरा पड़ा बुद्धिमान कौवा यह सब देख रहा था। बुद्धिमान कौवा को देखकर जासूस उल्लू बोला, अरे, यह तो वही कौवा है जिसे इनका राजा धक्का देकर गिरा रहा था और अपमानित कर रहा था। तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हुई? मैं राजा मेघवर्ण का नीत मंत्री था। मैंने उनको नेक सलाह दी कि उल्लुओं का नेतृत्व एक पराक्रमी राजा कर रहा है। हमें उल्लुओं की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेघवर्ण ने मुझे मारा और कौवों की जात से बाहर कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। राजन, शत्रु की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। यह हमारा शत्रु है, इसे मार दीजिए। नहीं महाराज, इस कौवे को अपने साथ मिलाने से बड़ा लाभ रहेगा।
यह कौओं के घर के भेद हमें बताएगा। राजा ने स्थिरजीवी कौओं को अपने साथ मिला लिया और उसे गुफा के बाहर एक पत्थर पर रहने की अनुमति दे दी। कुछ दिनों के बाद स्थिरजीवी लकड़ियाँ लाकर गुफा के द्वार के पास रखने लगा। उसने कहा, सर्दियाँ आने वाली है, मैं इन लकड़ियों से झोपड़ी बनाना चाहता हूँ ताकि ठंड से बचाव हो। धीरे धीरे लकड़ियों का काफ़ी ढेर जमा हो गया। एक दिन जब सारे उल्लू सो रहे थे तो स्थिरजीवी वहाँ से उड़कर सीधे ऋषमुख पर्वत पर पहुँचा। अब आप सब निकट के जंगल से जहाँ आग लगी है एक एक जलती लकड़ी चोंच में उठाकर मेरे पीछे आइए। कौओं की सेना चोंच में जलती लकड़ियाँ पकड़कर स्थिरजीवी के साथ उल्लुओं की गुफाओं में आ पहुँचा। स्थिरजीवी द्वारा इकट्ठा की गई लकड़ियों में आग लगा दी। सभी उल्लू जलने या दम घुटने से मर गए। राजा मेघवर्ण ने स्थिरजीवी को कौआ रत्न की उपाधि दी। इसीलिए कहा गया है, शत्रु को अपने घर में पनाह देना अपने ही विनाश का सामान जुटाना है।